एवरीबॉडी, मेरा नाम शिवम मिश्रा है और मैं एक एडवोकेट हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझसे सबसे ज़्यादा बार सवाल पूछा गया है और जहां तक मुझे याद है मैंने इसके बारे में सबसे ज़्यादा बार जवाब भी दिया है। आखिर वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ऐसा है कि एफआईआर को विड्रॉ करने का क्या प्रोसेस है, या फिर एफआईआर को क्वेश कराने का क्या तरीका है, या फिर अगर किसी ने आपके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करा दी है तो उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझसे लगभग मेरे हर एक सेमिनार्स में या फिर डेली बेसिस पे, चाहे वो फ़ोन के थ्रू हो या फिर पर्सनल मेरे ऑफिस में आके लोग मुझसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, तो जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे की लीगल प्रोविज़न क्या होता है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच में समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं। एग्जांपल की बात नहीं, आज सुबह की बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सुबह मॉर्निंग में मेरे पास दो दोस्त आए। दोनों लोगों का प्रॉब्लम क्या था कि 2 महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले एक ने दूसरे के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करा दी, लेकिन आज की सिचुएशन में दोनों लोगों के बीच समझौता हो गया है और जो पर्सन ने दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज की थी वो पर्सन उस एफआईआर को विड्रॉ करना चाहता है। तो मेरे पास जो सवाल था वो सवाल ये था कि क्या कंप्लेनेंट पर्सन या फिर जिस पर्सन ने एफआईआर दर्ज कराई है, क्या उस पर्सन के पास ये राइट है कि वो एफआईआर को विड्रॉ कर सकता है, यानी कि वापस ले सकता है। तो इसका जवाब है नहीं। एक बार अगर एफआईआर को दर्ज कर दिया जाता है, एक बार अगर एफआईआर लॉज हो जाती है तो कंप्लेनेंट के पास ये कोई राइट नहीं होता कि वो उसको विड्रॉ कर पाए। तो ये एक पहला सवाल है जिसका आंसर है कि एफआईआर को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो फिर आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन ये है कि ढेर सारे हमारे सीआरपीसी में ऐसे लीगल प्रोविज़न हैं जिसकी मदद से जिससे हम इफेक्ट जो एफआईआर हुआ है हमारे अगेंस्ट में, हमारे ऊपर जो एफआईआर हुआ है उसके इफेक्ट को हम न्यूट्रल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे पहला तरीका ऐसा होता है जनरली जो लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि जब एफआईआर लॉज होती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन मैटर का करने लगता है और पुलिस जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट को अंडर सेक्शन 173 सब क्लॉज 2 में मजिस्ट्रेट के यहाँ सबमिट करता है, जैसा कि एक रूटीन प्रोसेस होता है। लेकिन जब एफआईआर लॉज होने के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट को, जो इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है उसको अगर पुलिस ने चार्जशीट के फॉर्म में ना देके अगर उसने फॉल्स रिपोर्ट के फॉर्म में सबमिट किया है तो भी ये इससे एफआईआर के जो इम्पैक्ट होता है वो न्यूट्रल किया जा सकता है। मतलब पुलिस ऑफिसर जब फॉल्स रिपोर्ट को सबमिट करता है तब एफआईआर का जो इम्पैक्ट होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। ये बहुत रूटीन वे है, जनरली इसको सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका ये होता है कि आप हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर होती है जो सेक्शन 482 होता है, उसमें जाके आप क्या कर सकते हैं, एफआईआर को क्वेश करा सकते हैं। जनरली ये एफआईआर को क्वेश, जैसा कि जो सवाल आता है कि एफआईआर को क्वेश कैसे किया जा सकता है, तो एफआईआर को आप हाई कोर्ट के पास जो इनहेरेंट पावर है अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी, जहां पे हाई कोर्ट एफआईआर को क्वेश कर सकता है। लेकिन एफआईआर को क्वेश करने के पहले की जो रीजनिंग होती है उसके लिए एक बहुत अच्छा जजमेंट आया है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल का जो जजमेंट आया है, आई थिंक AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 604। ये जो जजमेंट है इसमें बताया गया है कि जब हाई कोर्ट के पास जब मैटर जाता है किसी भी एफआईआर को क्वेश करने के लिए, तो उसके पीछे उसको कौन कौन से रीजनिंग को फाइंड आउट करना होता है। तो एक बहुत रिलेवेंट जजमेंट है जिसको कंसिडर करना चाहिए अगर आप एफआईआर को क्वेश करने के लिए जाते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच की बातें बता रहा हूँ कि जनरली कोर्ट प्राइमी फेसाई मैटर को क्वेश नहीं करती हैं और थोड़ा सा, अब तो थोड़ा कुछ दिन पहले की बात है, हाई कोर्ट जनरली एक रूटीन वे में एफआईआर को क्वेश करने की जगह पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास ये डायरेक्ट कर देती थी कि वो उसको ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उसको अरेस्ट ना करे। लेकिन रिसेंटली एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया जहां पे DY चंद्रचूड़ साहब ने ये बातें क्लियर कर दी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन करने की पूरी अथॉरिटी है, उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। मतलब जो हाई कोर्ट जो डायरेक्शन देता था 482 में जब हम एफआईआर को क्वेश कराने जाते थे कि वो एफआईआर को तो हम क्वेश नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एफआईआर को लॉस करने के पहले, एफआईआर को लॉस होने के बाद जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो फिर वो उस पर्सन को, कंप्लेनेंट को अरेस्ट नहीं कर सकता है। जनरली इसके पीछे की भी एक बहुत अच्छी रिसेंटली जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि हाई कोर्ट को ये रूटीन वे में ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले वे मैंने बताया कि फॉल्स रिपोर्ट फाइल बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, दिस इज द फर्स्ट वे। दूसरा तरीका ऐसा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 482 में हाई कोर्ट के पास जाके हम एफआईआर को क्वेश करा सकते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं।
कुछ और तरीके भी होते हैं। जैसे तीसरा वे क्या होता है, तीसरा वे भी हमारे सीआरपीसी में सेक्शन 320 में दिया गया है, जहाँ पे ऑफेंसेस को कंपाउंड किया जा सकता है। इसमें दो कैटेगरी होती है। पहले ऐसी कैटेगरी होती है जहाँ पे जो स्मॉल नेचर के होते हैं, इसकी एक लिस्ट दी गई है, जैसे लाइक 323 323 के ऑफेंस हो गए, या 504 504, ये सारे ऐसे ऑफेंसेज होते हैं जो बहुत ग्रीवियस ऑफेंस नहीं होते हैं, जो सिंपल नेचर में होते हैं। इसमें पार्टीज आपस में कंपाउंड कर सकती है, तो ये भी तरीका होता है जहाँ पे एफआईआर के इम्पैक्ट को हम न्यूट्रल कर सकते हैं। 320 के दूसरे पार्ट में उन ऑफेंसेस की भी लिस्ट दी गई है जहां पे पार्टीज आपस में कंपाउंड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसमें कोर्ट की कंसिडरेशन चाहिए। चाहे वो ऑफेंस की बात करें 406 हो गया, 325 हो गया, ये कुछ ऐसे 420 हो गया, इवन दैट 494 हो गया, जहां पे कोर्ट की कंसिडरेशन से दोनों पार्टी आपस में कंपाउंड कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका क्या हुआ, कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस। दिस इज अ थर्ड वे टू मेक द इम्पैक्ट ऑफ द एफआईआर न्यूट्रल। कुछ और भी प्रोविजन हमारे सीआरपीसी में दिए गए हैं, जैसे कि सीआरपीसी में सेक्शन 321, जहां पे विड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास, जहां पे ये पावर है कि वो केस को किसी भी स्टेज पे वो विड्रॉ कर सकता है। मतलब ये भी तरीका होता है जहां पे एफआईआर के इम्पैक्ट को हम न्यूट्रल कर सकते हैं। और कुछ ऐसा तरीका जैसे कि हमने अर्लियर डिस्कस किया कि 320 में जो लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में कौन कौन से ऐसे ऑफेंस है जिसको हम कंपाउंड कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑफेंस है जिसको हम कंपाउंड नहीं कर, जिसको हम कंपाउंड पार्टीज के कंसिडरेशन से कर सकते हैं, या फिर बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस से, कोर्ट के कंसिडरेशन से कर सकते हैं। ऐसी कोई लिस्ट दी गई है 320 में। लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेज होते हैं जिसको हम नॉन कंपाउंडेबल होने के बाद भी उसको हम कंपाउंडिंग कर सकते हैं। जो एक बहुत अच्छा जजमेंट ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आई थिंक 10 SCC 303, इट वाज अ ईयर 2012, दैट इज अ वेरी रेलिवेंट जजमेंट, जहां पे नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस कैन आल्सो भी कंपाउंड, जहां पे हाई कोर्ट सेक्शन 482 का इनहेरेंट पावर यूज करता है। लेकिन ये जो मैंने आपको केस लॉज बताए हैं ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, ये आपको देखना होगा। इसमें कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि सिविल नेचर के ऐसे ऑफेंसेस है जिसमें कंपाउंडिंग किया जा सकता है, चाहे वो लिस्ट 320 में दिया गया हो या फिर ना दिया हो गया हो, चाहे कॉमर्शियल नेचर के हो, चाहे फैमिली डिस्प्यूट का मामला हो, या फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, प्राइवेट नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इनसे रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें कंपाउंडिंग किया जा सकता है, चाहे उसकी लिस्ट 320 में दिया गया हो या फिर ना हो। एक और भी तरीका होता है जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 154 में जिसके बारे में डिस्कस किया गया, जिसे होस्टाइल विटनेस कहा जाता है। ये भी एक तरीका होता है जहां पे जब ट्रायल चलने लगता है और ट्रायल जब चलने लगता है तो वहां पे जो कंप्लेनेंट होते हैं या फिर जो उसके विटनेसेस होते हैं, वो जब अपनी बात से मुकर जाते हैं, मतलब एक होस्टाइल हो जाते हैं, मतलब घटना को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कोर्ट क्या करता है, वहां पे एक्यूज्ड पर्सन या फिर जिसके अगेंस्ट में एलिगेशन लगाया गया, जिसके अगेंस्ट में एफआईआर हुआ है, वो पर्सन को कोर्ट उस पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो प्रिंसिपल्स होता है उसमें जो पनिशमेंट तभी दिया जा सकता है जब बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट हो। तो ये कुछ ऐसे लीगल प्रोविजन है जिसमें एफआईआर को विड्रॉ नहीं किया जा सकता, जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन एफआईआर के इम्पैक्ट को हम न्यूट्रल कर सकते हैं। कुछ और बेसिक बातें मैं आज आपको डिस्कस कर देना चाहता हूं कि जनरली पीपल्स आर कंफ्यूज कि हम 482 में जाएं एफआईआर को क्वेश करने के लिए या फिर 226 में जाएं। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर चार्जशीट आ गई है, अगर मैटर में चार्जशीट आ गई, मतलब जब कोर्ट के पास प्राइमरी फेसाई कुछ मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, जहां पे एफआईआर का वर्जन होता है, कुछ विटनेसेस के स्टेटमेंट होते हैं, 164 में अगर अवेलेबल है तो 164 के कुछ मेडिकल रिपोर्ट, मतलब जब कोर्ट के पास कुछ मटेरियल्स होता है, मतलब जो चार्जशीट होती है, कोर्ट उसको जब चार्जशीट आ जाती है मामले में, तब हाई कोर्ट जो एफआईआर को क्वेश करती है वो अपने इनहेरेंट पावर 482 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग क्वेश करती है। लेकिन जब केवल और केवल एफआईआर होता है तो कोर्ट के पास जो पावर होती है वो कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 226 में उस एफआईआर को क्वेश करती है। तो मतलब ये कुछ ऐसे प्रोविजन थे जो एफआईआर के विड्रॉ होने के बारे में, या फिर एफआईआर के क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर एफआईआर के इम्पैक्ट को न्यूट्रल कैसे किया जा सकता है, इससे रिलेटेड थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे थम्स अप कीजिए, और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।